प्रिय छात्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 8 बिहार बोर्ड की विज्ञान विषय की जो अध्याय नंबर 10 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इनके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारी चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभ्यास के प्रश्न उत्तर में पहला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको कुछ रिक्त स्थान दी गई हैं, खाली स्थान मतलब, उसको आपको पूर्ति कर देना है, भर देना है। का नंबर है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, जैसे ही हम किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, यानी कि इसमें भरा जाएगा चुंबकीय। ख नंबर प्रश्न है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना क्या कहलाता है। तो देखिए, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना आपका विद्युत लेपन कहलाता है, यानी कि इसमें भरा जाएगा ख नंबर प्रश्न में विद्युत लेपन। ग नंबर प्रश्न है कि नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन कौन सा टर्मिनल पर और हाइड्रोजन कौन सा टर्मिनल पर मिलता है। तो पहला रिक्त स्थान में धन टर्मिनल पर आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन धन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल पर, यानी कि दूसरा रिक्त स्थान में ऋण टर्मिनल पर आ जाएगा। घ नंबर प्रश्न है आपका कि विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव, जितने भी जो विद्युत का चालन करते हैं वो अधिकांश द्रव क्या होते हैं। तो या तो अम्ल होंगे, या तो क्षार होंगे और लवण के विलयन होते हैं, यानी कि पहला रिक्त स्थान में अम्ल, दूसरा रिक्त स्थान में क्षार और तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें हम लवण भर देंगे। उसके बाद आपका दूसरा अभ्यास के प्रश्न है कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परिक्षेत्र का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है, इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को हम अभी आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये प्रश्न था इसका उत्तर इस प्रकार होगा। सबसे पहले मान लेंगे हम कि माना कि चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परिक्षेत्र, टेस्टर माने परिक्षेत्र डालने से बल्ब नहीं जलता लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता। आप लोग समझ लो कि जब उसमें विद्युत धारा है, विद्युत धारा नहीं मतलब टेस्टर चेक कर रहे हैं तो उसमें बल्ब नहीं जल रहा है। बल्ब टेस्टर जब उसमें डालकर हम चेक करते हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जो वहाँ पे चुंबकीय सुई है, दिक् सूचक एक होती है, तो उस दिक् सूचक की सुई जो है विक्षेपित हो जाता है, मतलब हिल जाता है। तो आप लोग समझ लो कि जब तक उसमें विद्युत धारा नहीं होगा तब वो विक्षेपित नहीं हो सकता। तो देखिए किस प्रकार ऐसा होता है। इसका कारण है कि द्रव में ऐसा तरल पदार्थ है, मतलब वो जो द्रव है उसमें ऐसा तरल पदार्थ, यहाँ पे आप लोग चित्र देखो, ये द्रव है और ये आपका तार हो गई और ये कुंडली बनाया हुआ है, ये दिक् सूचक हुआ। ये आपको जो ये दिख रहा है ये दिक् सूचक है, ठीक। और ये सभी साइड वाली जो है ये तार है, ठीक। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो आपका बताया जा रहा है कि इसका कारण है कि द्रव में ऐसा तरल पदार्थ है जिससे बहुत कम विद्युत उत्पन्न होता है, यानी कि द्रव में विद्युत उत्पन्न हो रहा है लेकिन बहुत कम विद्युत उत्पन्न हो रहा है, फलता, मतलब इसके कारण चुंबक की सुई विक्षेपित हो जाता है। जब थोड़ा सा भी उसमें विद्युत रहेगा तो जो दिक् सूचक की सुई है वो विक्षेपित हो जाएगा। तो इसीलिए बल्ब नहीं जलता, क्योंकि जलने के लिए इसे अधिक शक्ति का विद्युत संचालित नहीं हो रहा है, क्योंकि द्रव में इतना विद्युत संचार नहीं होता कि बल्ब जल सके, किंतु इतने अल्प विद्युत से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाए। तो यही है कारण कि इसमें विद्युत धारा कम थे, जिसके कारण जो विद्युत सुई थी उसकी वो विक्षेपित हो जा रही थी, जबकि इसमें जो टेस्टर की बल्ब थी वो नहीं जल रहा था, ठीक। चलिए इस अध्याय के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है आपका कि क्या शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होते हैं वो विद्युत का चालन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा नहीं होगा। अब इसी में आपका प्रश्न एक पूछा है कि यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा कि शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए इसमें नमक, अम्ल या क्षार डालते हैं। इस स्थिति में जल चालक बन जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न था कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, तो हम बोलेंगे नहीं। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया कि यदि नहीं करता है तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको चालक बनाने के लिए हम लोग उसमें अम्ल मिला देंगे, नमक मिला देंगे और क्षार मिला देंगे, तो ये चालक बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यहाँ पे ये रहा, अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपन वस्तुओं की सूची निम्न प्रकार बनाई। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहला साइकिल की हैंडल, तो किस पदार्थ पर इसको हम चढ़ाते हैं, तो लोहा इस पर चढ़ाते हैं। और किस धातु का इस पर लेपन करते हैं, तो क्रोमियम का। उसी प्रकार आपको 3-4 उदाहरण ले लेना है। तो दूसरा उदाहरण हम आप लोगों को बता देते हैं। दूसरा उदाहरण जो साइकिल का रिम, साइकिल का क्या, रिम, जो साइकिल का रिम होता है उस पर किस पदार्थ का चढ़ाया जाता है, तो लोहा उस पर चढ़ाया जाता है। लोहा पर किस पदार्थ पर चढ़ाया जाता है, तो लोहा पर। और किस धातु का लेपन होता है, तो उस पर भी क्रोमियम होता है। ठीक, क्रोमियम लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। तीसरा आपका जो उदाहरण होगा, तीसरा उदाहरण आप ले लेना मूर्ति। ठीक, मूर्ति ले लेना। तो मूर्ति पर किस चीज़ पर, तो एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम पर किस पदार्थ पर उसको परत चढ़ाएंगे, तो एल्युमिनियम पदार्थ पर। अब किस धातु का लेपन, तो इसमें हम लोग किस धातु का लेपन करेंगे, चांदी धातु का। चांदी धातु का लेपन हम करेंगे। ठीक, उसी प्रकार आप लोग 2-3 उदाहरण ले लेना। ठीक, मूर्ति हम 2 उदाहरण आपको बता दिए, साइकिल का रिम और मूर्ति। आप लोग एक आभूषण लेना और किस पदार्थ पर, तो चांदी पर मान लेना, और किसी धातु का लेपन करना है तो उस पर सोना का लेपन कर देंगे। इसी प्रकार पांचवा आप मान लेना मशीनों के कुछ पार्ट पुर्जे। तो जितने भी मशीन हैं उनके पार्ट पुर्जे किस पदार्थ पर चढ़ाई जाती है, तो लोहा पर चढ़ाई जाती है, क्योंकि मशीन जितने भी बने होते हैं वो लोहा का बना होता है। अब इसमें पूछा तीसरा कॉलम कि किस धातु का लेपन उस पर करेंगे, तो निकेल का उस पर करेंगे। ठीक, लिख देना इस प्रकार से आप 5 उदाहरण। इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 5 है वो है कि क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा। देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर तो हम अभी बता रहे हैं, लेकिन बिहारी इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकता। जितने भी बिहारी हैं छात्र, क्योंकि बिहार बोर्ड से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग बिहारी ही होंगे, तो कह रहा है कि क्या तेज वर्षा के समय, जिस समय वहाँ पे तेज वर्षा हो रही है, और अगर कोई लाइनमैन है, मैंने लाइन बनाने वाला मैन आदमी के लिए बाहरी मुख्य लाइन, जो बाहर से मुख्य लाइन आता है उसके तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी। आप देखिए काहे नहीं होगा, इसका उत्तर भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। 5वां प्रश्न आपका यही था कि क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा, यानी कि नहीं। उसके बाद अब देखिए इसका रीज़न हम आपको बता देते हैं। वर्षा के पानी में काफ़ी मात्रा में लवण होता है, अम्ल होता है तथा क्षार घुले रहते हैं। ठीक ना, इसका कारण वर्षा का पानी, इस कारण मैंने वर्षा का जो पानी है वो विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है। जब किस क्या क्या मिला रहेगा वर्षा जल में, जब लवण, अम्ल और क्षार, तो वर्षा की जो जल होती है ना उसमें ये 3 चीज़ मिला ही रहता है, तो इसलिए विद्युत का वो अच्छा सुचालक बन जाएगा। सुचालक माने अच्छा चालक, उसमें करंट बढ़िया से जाएगा। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन, अगर उसी समय कोई लाइनमैन को बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना है, तो उस समय थोड़ी सी भी विद्युत रिसाव अगर हो गया, यानी कि विद्युत का उसमें रिसाव थोड़ा सा भी सट गया उसका शरीर, तो समझ लो उसकी जान भी जा सकता है। तो आप लोग समझ सकते हो कितना खतरनाक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये सुरक्षित नहीं है, या कोई और बड़ा खतरा हो सकता है। पेड़ पौधा अगर बगल में रहेगा तो पूरा पेड़ पौधा जल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। इस अध्याय के ये 5 प्रश्न ही थे, इनको हम सॉल्व कर दिए।
अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें अच्छे से और समझें। इस तरह इसके पहले वाले जितने भी अध्याय हैं उनके हम प्रश्न उत्तर पढ़ा चुके हैं, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।